Hello everyone, I hope you all are well. And today we are going to start geography. So earlier we have studied chapter first of civics, that is power sharing. Now that chapter is completed. Then now we will start geography. So as I have already told you that in periodic test 1, chapter first of civics will be asked, chapter first of geography, chapter first of economics, and then chapter first and second of history. So today we are going to start geography. Let us start. First, we will understand the meaning of geography, the literal meaning. इसका एक literal meaning क्या है? तो बेसिकली अगर हम जियोग्राफी वर्ड को ब्रेक करें तो जियोग्राफी ग्रीक रूट से बना हुआ है, जियो एंड ग्राफी. सो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब. तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग से इसकी डिफिनेशन को समझे तो जियोग्राफी का मतलब क्या होगा? टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस. सो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम अर्थ सरफेस को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी. सो दिस इज द लिटरल मीनिंग और लिटरल डिफिनेशन ऑफ दिस वर्ड जियोग्राफी. लेट अस मूव फर्दर. अगर हम इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखें तो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट. तो बेसिकली हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जियोग्राफी में, प्लेसेस और उनका रिलेशन पीपल और एनवायरनमेंट के बीच कैसा है. अगर हम जियोग्राफर्स की बात करें तो जियोग्राफर्स एक्सप्लोर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं एंड ह्यूमन सोसाइटीज, और उस पर जितने भी ह्यूमन सोसाइटीज स्प्रेड है उसके ऊपर स्टडी करते हैं. तो बेसिकली जियोग्राफी में क्या है? जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटीज अक्रॉस इट. So this is the standard definition of geography. Board will not ask the questions from here. This is just for your general knowledge. और अगर हम इसको ब्रॉडली देखें तो ब्रॉडली इसको टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. There are two branches of geography. First is physical geography and second is human geography. Physical geography में हम क्या पढ़ते हैं? तो in physical geography we study about Earth's regions, climate, atmosphere, soil, streams, landforms, oceans. And in human geography we study about distribution of networks of people, cultures on earth surface, population, transport, etc. So ये जो फिजिकल जियोग्राफी है मोस्टली ये हमने 9th में कवर किया था, आपका चैप्टर था क्लाइमेट वगैरह. तो फिजिकल जियोग्राफी मोस्टली हमने 9th में कवर किया और 10th में हमारा है ह्यूमन जियोग्राफी. So we are going to talk of human geography in 10th mostly. ये आपका कंटेंट है. We are going to study this chapter first, resource and development. Chapter second will not be asked in the board examination, that is why we have cut it. वाटर रिसोर्स भी नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, लेकिन मैप आएगा, डैम वगैरह. We will discuss the map part and not the content. Then agriculture, mineral and energy resource, manufacturing industry, lifelines of national economy. So basically we are going to study chapter first, chapter 4, chapter 5, chapter 6 and chapter 7. Total 5 chapter हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में, जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये आपका सिलेबस है जो कि बोर्ड ने इशू किया है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. एंड इसमें देखिए लिखा है द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी एसेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट and will not be asked in the board examination, will not be evaluated in the board examination. तो जो चैप्टर बोर्ड में नहीं आएंगे हम उसे नहीं पढ़ेंगे. ये आपका पूरा सिलेबस है. लेट अस स्टार्ट. तो अगर हम चैप्टर फर्स्ट का नाम ही है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड रिसोर्स. तो व्हाट इज रिसोर्स? अगर हम सिंपली समझें कि रिसोर्स है क्या, तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, anything that satisfied human wants will be considered as a resource. और वो चीज़ जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करता है उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स. तो जैसे जिस मोबाइल फ़ोन से आप देख रहे हो, ये मोबाइल फ़ोन क्या है? रिसोर्स. क्योंकि ये आपकी टीचिंग की जो लर्निंग की इच्छा है वो उसको फुलफिल कर रहा है. यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लास, वो उसी की मदद से हो पा रहा है.
दैट इज हाउ यू कैन कॉल इट ए रिसोर्स। आपके पास कार है, आपको कहीं जाना है, दैट इज ए रिसोर्स। आपके पास बाइक है, आपको कहीं जाना है, दैट इज ए रिसोर्स। द होम इन विच यू आर लिविंग, जिस घर में आप रह रहे हैं वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो आपको धूप, बरसात, है ना, इन सब चीज़ों से बचाता है। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो एनीथिंग जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है वो क्या है? रिसोर्स। ये तो हो गया एक सिंपल डेफिनेशन। अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे जाए तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable can be termed as resource। तो हर वो चीज जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब ठीक ऐसा प्राइस हो उसका कि हर लोग एफोर्ड कर सकें, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम उसे निकाल सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें। पेट्रोलियम, कोल बहुत दिनों से ज़मीन के अंदर पड़े हुए थे, बट एट दैट टाइम वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, तो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। इवन हमें पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ रिसोर्स है। लेकिन जैसे हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, हम आज उसको यूज कर रहे हैं। नाउ कोल एंड पेट्रोलियम इज द मेजर एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ही सोलर पैनल, सन रेज हमें बहुत दिनों तक हमें मिल रही है, लेकिन हमने जब तक सोलर पैनल को डेवलप नहीं किया था वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स नहीं था। तो अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible, culturally acceptable can be termed as resource। तो आपके घर में बल्ब से लेके फैन तक, सनरेज से लेके, है ना, रेन, एवरीथिंग इज टर्म्ड एज रिसोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इनके तीनों के बीच में कैसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। देखो, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे इंटरैक्ट विद द नेचर, और नेचर से जब से इंटरैक्ट करते हैं तो वहाँ पे सेटअप करते हैं इंस्टीट्यूशन, सो दैट वी कैन टेक आउट द रिसोर्सेज दैट वी वांट टू यूज। जैसे पेट्रोलियम के बारे में पता चला, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की पेट्रोलियम को निकालने का, हमने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जो पेट्रोल को लेके कितना पेट्रोल निकालना उसको एस्टिमेट करना, उसमें और फर्दर रिसर्च करने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया जो इन सारे काम को देखेगा। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है? फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज की। हमें कोई भी चीज हम तभी रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं जब उस पर वर्कआउट करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी कि उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जो करते हैं उसकी मदद से हम डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी इंटरैक्ट विद द नेचर। इसीलिए कहा गया कि हर वो चीज जहाँ पे ह्यूमन अपनी एक्टिविटी करते हैं, ह्यूमन के फंक्शन की वजह से ही कोई भी चीज रिसोर्स में कन्वर्ट होता है। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्स के। इवन ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी अपने आप में एक रिसोर्स है ना। तो ऐसा कहा गया कि ह्यूमन को अगर हम हेल्दी रखें, उनको हम स्किलफुल कर दें, उन्हें एजुकेटेड कर दें, तो दे कैन आल्सो बी टर्म्ड एज रिसोर्स, क्योंकि हम उनका यूज बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, है ना, उसको रिपेयर करने में यूज कर सकते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनको पहले रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। And that is the relationship between nature, technology and institution. Coming to the next, that is a classification of resources. तो classification में अगर हम देखें
तो देयर आर टू क्लासिफिकेशन, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में आपके हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कंटिन्यूअस, रिन्यूएबल में है कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल में दो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन में दो है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो वी कैन कैटेगराइज द रिसोर्सेज इनटू 4 पार्ट, दैट इज ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन की बेसिस पे अगर हम देखें तो वी कैन डिवाइड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनटू 2 पार्ट, बायोटिक एंड अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी की बेसिस पे रिसोर्सेज दो हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और अगर हम स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें है पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। So these are the classification of resources. Let us understand one by one each classification. ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको करके इसकी फोटो क्लिक करके आप असाइनमेंट में ऐड कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखिए तो अगर हम ओरिजिन की बेसिस पे जाएं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग्स हैं उन्हें हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं, और ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज अबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स में जैसे आपका ह्यूमन बीइंग्स आ गए, फ्लोरा फौना है, लाइव स्टॉक है, फिशरीज है। और अबायोटिक में क्या है आपका, रॉक्स है, मेटल्स है ना, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है आपका अबायोटिक, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग रिसोर्स है। तो ऐसा रिसोर्स विच हैज अ लाइफ विल बी कंसिडर्ड एज ए बायोटिक रिसोर्स, और ऐसा रिसोर्स जिसमें लाइफ नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स। Let us come to the next topic. This is the questions. After solving this question, click the photo and add it to the assignment. Classification of resources में now we are going to talk of exhaustibility. तो अगर हम exhaustibility की बेसिस पे देखें तो there are 2 types of resources, renewable and non-renewable. Renewable का मतलब जिसको आप renew कर सको, है ना, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार अगर आपने उसे यूज कर लिया तो इट विल बी फिनिश्ड, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे सन रेज है, डेली आपको मिलता है, और हाइड्रो पावर एनर्जी है, जैसे बारिश का पानी है, जैसे हमने ग्राउंड वाटर को निकाल के यूज कर लिया और फिर से बारिश होती है तो फिर से वो रिफिल कर देता है, तो जितना पानी हमने यूज किया उतना दोबारा रिफिल हो गया, ठीक है। तो the resources which can be renewed or reproduced by physical or chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. तो वो रिसोर्स जिसको आप फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। अब इसमें क्या क्या है, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, विंड एनर्जी है, दीज आर कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है जैसे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम है ना, कोल, ये सब आता है नॉन रिन्यूएबल में। यानी इस रिसोर्स को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है ना, दीज रिसोर्सेज अकर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, लंबे समय में बनता है और वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज कर लिए तो वो खत्म हो गया, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करके फोटो क्लिक करके आप असाइनमेंट में सेंड कर देंगे। लेट अस से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में अगर हम जाए तो इसमें हमने 2 चीज की बात की, ओरिजिन और एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम बात करने वाले हैं ओनरशिप की। ओनरशिप की बेसिस पे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। तो प्राइवेटली ओन जितनी भी चीजें होती है वो इंडिविजुअल, जैसे आपका घर आपका खुद का होगा तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है ना, आपके अपना मोबाइल फोन, आपका अपना पेन, पेंसिल, बुक है ना, तो आपके घर में जैसे आपका फैन है, कूलर है, फ्रिज है, जो भी चीजें आपकी अपनी है
जो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए इंडिविजुअल रिसोर्स। आपकी खुद की कार, आपकी खुद की बाइक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स। आपका खुद का अगर फील्ड हो, खेत हो, आपकी खुद की कंपनी हो, है ना, तो वो सारे क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। जो प्राइवेटली ओन चीजें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स। ओनरशिप की बेसिस पे जो दूसरा पॉइंट है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब जो किसी एक व्यक्ति का ना हो, पूरी पब्लिक का हो, पूरी कम्युनिटी का हो। जैसे इलाहाबाद में एक पार्क है, चंद्रशेखर पार्क, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे पब्लिक का है। जैसे गवर्नमेंट द्वारा ओन सारी चीजें जो पब्लिक की होती है, जैसे LIC है, BSNL है, इसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है, डेमोक्रेसी में पब्लिक की। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो चीजें ओन कर रही है वो भी किसकी है, पब्लिक की। तो कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको जो एक व्यक्ति का ना हो के पूरी पब्लिक का हो। जैसे गांव में ग्राम समाजी जो जमीन होती है वो पूरे पब्लिक की होती है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे आप डेड बॉडी को दफनाते हो, तो बरी करते हो, वो भी जो है क्या है, पब्लिक ग्राउंड है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक व्यक्ति का है कि वहां पे उसी घर के लोग ही दफन किए जाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसे विलेज में जो ग्राम समाज का जो पॉन्ड्स वगैरह होता है, तालाब, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे आपके कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आते हैं। तीसरा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स अगर टेक्निकली बोले तो हर वो रिसोर्स जो किसी कंट्री में है वो उस कंट्री का क्या है, नेशनल रिसोर्स। तो कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो उसकी उस कंट्री का रिसोर्स है। इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी वो भी क्या है, नेशनल रिसोर्स है। जैसे अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को रोड को चौड़ा करना है, रोड को वाइडन करना है, और उसके बीच में आपका घर आ रहा है, तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देके आपके घर को तोड़ देंगे और वहां से फिर रोड को एक्सपेंड कर देंगे। इसी तरह से जो है गवर्नमेंट को अगर पुल बनाना है और आपके घर को हटाना है, स्कूल को, तो वो शिफ्ट कर देते हैं और उसके लिए आपको एक कंपनसेशन दे दिया जाता है। ये तभी हो पाता है क्योंकि वो नेशनल रिसोर्स का एक पार्ट, नेशनल रिसोर्स का एक पार्ट माना जाता है। ठीक। So the country has a legal powers to acquire even private property for public good. पब्लिक गुड्स के लिए हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके यहाँ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी जो है उनके हॉस्पिटल्स को उन्होंने एक्वायर कर लिया है, उसे कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसको यूज कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, और इसके पीछे रीजन क्या है कि ये सारे नेशनल रिसोर्स हैं, इस वजह से। तो यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो जैसे मान लो कि आपकी कंट्री है, तो आपकी कंट्री का, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का ये वाला पोर्शन जो है, एक है आपका अरेबियन सी में और एक है आपका बे ऑफ बंगाल में। तो अगर हम इस कोस्ट से देखें तो कोस्ट से लेके 19.2 किलोमीटर, कोस्टल एरिया से लेके 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एग्री किया है। ऐसे इस कोस्ट से भी 19.2 किलोमीटर। अगर इसको नॉटिकल्स में देखें तो 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो एरिया जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री से इसकी दूरी 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये पूरा जो सी का एरिया है ये इंडिया का है, और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे वो इंडिया के होंगे। ठीक। तो इस तरह से हम समुद्र के अंदर, मतलब अपने कोस्टल एरिया से 19.2 किलोमीटर तक एरिया का जो रिसोर्स होगा वो भी क्या होगा, नेशनल रिसोर्स का पार्ट माना जाता है। और ये है इसके बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करके फोटो क्लिक करके आप सेंड कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स की। तो इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या है, तो देयर आर इंस्टीट्यूशंस दैट रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो इसमें जैसे 200 नॉटिकल माइल, जैसे आपका ये बाउंड्री है,
आपके कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है, मान लो ये वाला, ये जो समुद्र का एरिया है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस पे जो राइट्स होते हैं, जो पावर होते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन करने का, वो होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास, लाइक यूएन। इस चीजों को यूएन कंट्रोल करता है। अगर यूएन ने आपको अलाउ किया तो आप 200 नॉटिकल माइल्स के बाद के जो एरिया है वहां से भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, बट तभी जब आपको यूएन ने अलाउ किया। तो ये प्रॉपर्टी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मानी जाती है। बेसिकली अगर आप लैंड देखो तो लैंड किसी न किसी कंट्री को बिलोंग करती है। बचा हुआ पार्ट क्या है? ओशन। तो ओशन पे ही किसी का कब्जा नहीं है। ओशन जैसे मान लो कि हमने बताया कि आपकी कंट्री की बाउंड्री है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स या 19.2 किलोमीटर तक का एरिया आपका माना जाएगा, और उसके बाद का जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का माना जाता है। ये हो गया आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप इसको असाइनमेंट में अपलोड कर दीजिएगा। लेट अस सी द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्स जो पर्टिकुलर रीजन में पाए गए हैं, वी नो अबाउट इट, वी हैव द टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। लाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात में हमारे पास ये पोटेंशियल है। वहाँ पे सनरेज डायरेक्टली वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे कम है, इस वजह से वहाँ पे हम विंड एंड सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, बट टिल नाउ वी हैव नॉट यूज्ड इट। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे मैं बोलूँ कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप टॉप कर सकते हो इस एग्जाम को, आप पढ़ सकते हो, बट स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग। आप अपनी कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे हो, अपनी पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हो। तो आपके अंदर क्षमता है टॉप करने की, बट यू आर नॉट यूजिंग इट। वो क्या है? पोटेंशियल है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में जानकारी हो गई है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हमने डिटरमाइन कर लिया है कि कितनी मात्रा में है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला टेक्नोलॉजी और दूसरा उसकी फिजिबिलिटी, कि उसकी प्राइस क्या है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका डेवलप रिसोर्स। स्टॉक क्या है? materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human do not have the appropriate technology to access these are included in it. स्टॉक में हम ऐसे रिसोर्सेज को रखते हैं जिसमें हमारे पास पोटेंशियल है कि हम ह्यूमन नीड्स को सर्वाइव कर, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें। उसे बोलते हैं स्टॉक। तो हमें मालूम है कि इससे हम ह्यूमन नीड्स के को फुलफिल कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ स्टॉक। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म नहीं, इनफ्लेमेबल है मतलब उनको जलाया नहीं जा सकता, उसमें है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन और ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, बट अभी तक हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू यूज इट। तो ऐसे रिसोर्सेज जिससे हमें पता है कि हमें अगर इसकी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर ले तो हम इसका यूज कर सकते हैं, बट टिल नाउ वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। फिर है रिजर्व। रिजर्व क्या है? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक का ही एक सबसेट है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, बट देयर यूज हैव नॉट बीन स्टार्टेड।
तो रिजर्व में हम क्या है कि हमारे पास ये स्टॉक का ही एक सबसेट है, पार्ट मान सकते हैं आप इसको। इसमें हमारे पास जो रिसोर्स है उसका हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी है, हम जानते हैं कैसे यूज करना है, बट अभी तक हम उसका यूज स्टार्ट नहीं किए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। ये जनरली हम करते हैं फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए। ये हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें बचा के रखनी, जैसे ऑयल है, कोल है। तो अगर हम इसको पूरा अभी यूज कर ले जाएंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो टू सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन वी आर यूजिंग इट एज एट अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। These can be termed for meeting the future requirements, है ना। River water can be used to generating hydroelectric power, but presently it is being utilized to a limited extent, ऐसे वाटर इन फॉरेस्ट, डैम्स है ना, एक्सेट्रा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।